अमेरिका वर्सेस वेनेजुएला सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। ये बताता है कि जब कोई सुपर पावर चाहे तो किसी कमजोर देश के अंदर कैसे दखल दे सकती है, खासकर तब जब उस देश के पास कीमती नेचुरल रिसोर्स हों। एक तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसकी इकोनॉमी करीब $25 ट्रिलियन की है और जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री मानी जाती है। दूसरी तरफ है वेनेजुएला, जो कभी लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था, लेकिन आज उसकी इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा चुकी है। पावर गैप इतना ज्यादा है कि इसे समझने के लिए लोग मजाक में कहते हैं कि जैसे किसी सुपर हीरो को एक आम इंसान के सामने खड़ा कर दिया जाए। मतलब, मुकाबला बराबरी का है ही नहीं। वेनेजुएला की असली ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी, तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व हैं। कागजों में देखा जाए तो ये तेल सऊदी अरब से भी ज्यादा है, लेकिन यही तेल वेनेजुएला के लिए वरदान से ज्यादा एक जाल बन गया। जियोपॉलिटिक्स में इसे रिसोर्स कर्स कहा जाता है। मतलब, जब किसी देश के पास जरूरत से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स हो और सरकार उसी पर पूरी तरह निर्भर हो जाए। वेनेजुएला ने भी यही गलती की। ऑयल से पैसा आता रहा, बाकी इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, रोड, फैक्ट्री पर ध्यान ही नहीं दिया। करप्शन बढ़ता गया, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लगभग जीरो हो गई। जब तक तेल के दाम ऊंचे रहे सब ठीक लगा, लेकिन जैसे ही तेल की कीमत गिरी पूरी इकोनॉमी ढह गई। इसे ही बूम एंड बस्ट साइकिल कहते हैं। पॉलिटिक्स ने कैसे बिगाड़ी हालत? 1990 के दशक में वेनेजुएला की राजनीति में एक बड़ा चेहरा उभरा, ह्यूगो चावेज। वो बेहद करिश्माई लीडर था, शानदार भाषण देता था और खुद को गरीबों का मसीहा बताता था। 1998 में वो चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बना। शुरुआत में लोगों को लगा कि अब करप्शन खत्म होगी और देश सुधरेगा, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने धीरे धीरे मीडिया पर कंट्रोल, संविधान में बदलाव और पावर अपने हाथ में समेटना शुरू कर दिया। देश लोकतंत्र से तानाशाही की तरफ बढ़ने लगा। 2013 में चावेज की मौत के बाद सत्ता आई निकोलस मडुरो के हाथ में। मडुरो में न तो चावेज जैसा करिश्मा था, न लीडरशिप। उसी दौरान 2014 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया और तेल के दाम 3 गुना तक गिर गए। ध्यान देने वाली बात यह है कि वेनेजुएला की करीब 96% इनकम सिर्फ तेल से आती थी। तो जब तेल गिरा, पूरा देश बैठ गया। हाइपर इन्फ्लेशन और आम जनता की तबाही। 2017 से 18 तक हालत यह हो गई कि करेंसी की कोई कीमत नहीं बची। लोग नोटों के बंडल लेकर चलते थे, फिर भी खाना नहीं खरीद पाते थे। मिलियन और बिलियन होने के बाद भी लोग गरीब थे। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब अमेरिका ने अभी भारी सैंक्शंस भी नहीं लगाए थे, यानी देश पहले से ही अंदर से टूट चुका था। अमेरिका की एंट्री क्यों हुई? अमेरिका कोई दूध का धुला हुआ देश नहीं है। उसकी हिस्ट्री रही है कि जहां भी पास में कमजोर देश और कीमती रिसोर्स दिखे, वहां दखल जरूर देता है। वेनेजुएला के मामले में भी पास में तेल, कमजोर सरकार, तानाशाही का टैग, सब कुछ अमेरिका के लिए एक परफेक्ट बहाना था। 2015 में ओबामा के समय सैंक्शंस लगे। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई तो सैंक्शंस और बढ़े। अमेरिका का प्लान साफ था, इकोनॉमी को इतना दबाओ कि मडुरो सत्ता छोड़ दे। लेकिन मडुरो रूस जैसी ताकतों की मदद से किसी तरह सिस्टम चलाता रहा, जिससे अमेरिका और चिढ़ गया। नॉर्थ कोरिया से तुलना क्यों गलत है? कई लोग पूछते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला में दखल देता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं? कारण साफ है, नॉर्थ कोरिया की सीमा चीन से सुरक्षित है। उसके पास मजबूत मिलिट्री और न्यूक्लियर हथियार हैं। वहां का लीडर किम जोंग उन किसी सुसाइड बटन से कम नहीं। वहां सीधा हमला पूरी दुनिया के लिए तबाही बन सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? इस पूरी लड़ाई में न अमेरिका को भूख लगी, न नेताओं को। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वेनेजुएला की आम जनता को। भूख, बेरोजगारी, डर और पलायन। आज सवाल ये नहीं है कि अमेरिका सही है या गलत। सवाल ये है कि जब पावर, लालच और राजनीति मिल जाते हैं तो कुचला हमेशा आम इंसान ही जाता है। अब आगे वेनेजुएला का भविष्य क्या होगा, ये देखना बाकी है। कुछ खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत से बातचीत चाहता है
और इस मामले में नरेंद्र मोदी की भूमिका अहम हो सकती है। अगर ये एक्सप्लेन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।